चीज़ जो पैदा होती है खेती में, उसके लिए एक न्यूनतम दाम होगा और वो हर किसान को मिलेगा पूरे देश भर में। ये था वादा। इस वादे को एक कानूनी रूप में इंडिया ले आएगी। जब वो सरकार में आएगा, एक कानूनी अधिकार होगा हर किसान को कि वो वही न्यूनतम दाम पे ही बेच सकता है। उससे कम अगर दबाव डालकर उससे खरीदने की कोशिश करे तो उन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी और उनको सजा मिल जाए। तो इस तरीके से जनहित में कई सारी बातें हैं जो करने की तैयार है, लेकिन आज ये जरूरी है कि हम सब लोगों को इकट्ठा होकर हमें हमारे देश को बचाना है। क्योंकि आज आएंगे बहुत सारे, जैसे मोदी साहब भी आए थे, ये चुनाव आ रहे अब 5 राज्यों में, उन्होंने कह दिया इस सिलेंडर में 200 रुपये कम कर देंगे दाम, 900 रुपये बढ़ा दिया, अब कहते हैं 200 रुपये कम कर देंगे। अब मैं दक्षिण से आता हूँ भाई, मेरी मातृभाषा है तेलुगु, और तेलुगु में एक कहानी है छोटी सी, वो मैं सुनाना चाहता हूँ उसमें। अब इस पर आरोप मत लगाइए कि भाई इसको ये बुला रहा हूँ, इसको ये बुला रहा हूँ, ये कहानी है और कहानी का मकसद समझिएगा। ये कहानी है एक अपने मजदूर भाई के बारे में, पुराने ज़माने की, जो अपना पूरे महीने का वेतन लेकर बस में बैठता है अपने गांव जाने के लिए। और पुराने ज़माने में बस में कंडक्टर हुआ करता था, पता नहीं आजकल यूपी में है कि नहीं। तो वो बस में बैठे हुए कई सारे मुलाजिम बैठे हुए, सब जा रहे अपने अपने गाँव। तो कंडक्टर आते टिकट खरीदने, जब अपना मजदूर भाई जो हाथ डालता है अपने जेब में तो देखता है कि जेब कटा हुआ है, किसी ने उसका बटुआ मार दिया। अब वो कंडक्टर साहब से कहता है मेरा जेब कटा हुआ है, मैं साहूकार को कैसे मेरा कर्जा चुकाऊं, और कई परेशानियां हैं, तो आप मुझे घर तक तो छोड़ दो। तब वो कंडक्टर बड़ा अड़ियल था, उसने कहा नहीं, घंटी मार के बस को रोक दी और उसने कहा या तू टिकट खरीद या उतर जा, नहीं तो ये बस आगे नहीं जाएगी। बहुत तनाव पैदा हो गई बस में, एक दूसरे के खिलाफ लड़ने की नौबत आ गई लोगों की, क्योंकि बाकी लोग भी अपने वेतन लिए जल्दी में थे घर जाने के लिए। तो ऐसे तनाव की परिस्थिति में एक महानुभाव बस से उबर कर आता है, वो कहता है कि भाई उसके टिकट के पैसे मैं दे रहा हूँ कंडक्टर को, ये ले पैसे और बस चला, हम सबको घर छोड़ देगा। ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है ये सवाल पूछते हुए कि आज के कलयुग में ये महानुभाव है कौन? वही पॉकेट मार जिसने पहले मार लिया था उसका पूरा वेतन पूरे महीने का, वो जो है अब आके कह रहा है कि मैं हूँ मेहरबान आदमी, मैं देखो उसकी टिकट ले रहा हूँ। जैसे चुनाव नजदीक आए गैस सिलेंडर 200 कम होगी, जैसे चुनाव नजदीक आए और कुछ थोड़ा कम होगा। लूटा 10 साल हम सबको, अब जो है चुनाव से पहले इस तरीके से नौटंकी करने के लिए आएंगे। इसके लिए सावधान रहिएगा, इससे कोई फायदा नहीं है जब तक इनको सत्ता से दूर नहीं रखेंगे हम। ना देश को फायदा है ना देश के लोगों को फायदा है। आखिर में बात, क्योंकि हमारे बाकी भी महासचिव यहाँ पे है, वो कोई कई सारी बातें बोलेंगे, अहम बात है। आखिर में यही कहना चाहूँगा कि आज बहुत प्रचार चल रही है अमृतकाल, इस देश में अमृतकाल आ गया है, अमृतकाल आने वाला है अगली बार जब फिर से भाजपा और मोदी साहब चुन के आएंगे। चलिए वो अमृतकाल किस तरीके से है, वो अमृतकाल लाना है तो इनको सत्ता से अलग करना है, वो एक बात रही। लेकिन जहाँ तक ये अमृत की बात कहते हैं, इसके बारे में एक बात हमें समझने की जरूरत है। अब बताइए अमृत कैसे पैदा हुआ, अमृत पैदा कैसे हुआ? हमारे पौराणिक कथाओं में जाइएगा आप, जो पौराणिक कथाएं बताते हैं कि अमृत की पैदाइशी होती है समुद्र मंथन के चलते हुए, समुद्र मंथन के समय। समुद्र मंथन जब होता है पूरे अपने ब्रह्मांड की सृष्टि के, वो पौराणिक कहानी का मतलब है, सृष्टि के समय पर, पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि के समय पर, उस समुद्र मंथन के चलते चलते 2 कलश उभर कर आते। एक कलश में था अमृत और दूसरे कलश में था जहर। अब देवी देवता और राक्षस सब बैठे हुए थे इंतजार में कि ये दोनों कलश आएंगे। उनको पता नहीं था कि 2 कलश आएंगे, वो अमृत के इंतजार में थे। तो पहले देखा एक कलश
देवता लोग, उन्होंने सोचा ये अमृत है, उठा लेंगे। Respected leaders of the dais, ठीक है, मैं हिंदी में बोलूँगा। मेरा हिंदी शुद्ध हिंदी नहीं है, कोई माफ करना। मंच पर बैठे हुए नेतागण, कॉमरेड सीताराम येचूरी, कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य, कॉमरेड देवराजन, कॉमरेड जावेद रजा, अन्य नेतागण, भाइयों बहनों, कॉमरेड्स, फ्रेंड्स, आप सबको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का तरफ से मेरा क्रांतिकारी लाल सलाम मिलता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कॉमरेड्स, फ्रेंड्स, कॉमरेड सीताराम बोला, अभी मैं बोलूँगा, अन्य नेतागण बोलेगा। क्यों हम इधर कर दिया? उत्तर प्रदेश में क्या किया? उत्तर प्रदेश लोग का क्या किया? आप पूछना पड़ेगा। मोदी बोला सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और क्या मोदी बोल रहा? हम पूछ रहा, अभी आप पूछना पड़ेगा। मोदी का साथ मन की बात करना, आप लोग मन की बात करना। मोदी जी, आप बोला सबका साथ, सबका विकास, आप गरीब लोग का साथ है। मोदी सरकार गरीब लोग का साथ है? बोलिए नहीं। मोदी सरकार मजदूर लोग का साथ है? मोदी सरकार किसान लोग का साथ है? मोदी सरकार दलित आदिवासी लोग का साथ है? फिर मोदी सरकार किसका साथ है? मोदी सरकार अडानी का साथ है, अंबानी का साथ है, कारपोरेट सेक्टर का साथ है, पूंजीवादी लोग का साथ है। ये सरकार हमको चाहिए, इसलिए हम इधर आया। ये मोदी सरकार बोला एक साल में 2 करोड़ जॉब, अभी 10 साल हो गया, 20 करोड़ 20 करोड़ जॉब मिलना। मैं पूछ रहा नौजवान लोग को, जॉब मिला? आज ये जुमला है, मोदी बार बार जुमला बोल रहा है। मोदी, हम मोदी सरकार को नाम पनिशमेंट देना पड़ेगा। अक्टूबर 2 गांधी जयंती, मोदी उधर गया राजघाट में, गांधी जी को सलाम देने के लिए उधर गया। मगर गांधी जी क्या बोला? उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, इंडिया में क्या हुआ, हम लोग का बोलना पड़ेगा। सिर्फ हमारा पार्टी लोग का बोलना नहीं है, आउटसाइड हमारा जनता का बोलना पड़ेगा। गांधी जी बोला, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम
सबको सन्मति दे भगवान. If Gandhi comes alive, गांधी अभी हमारा साथ आना, गांधी क्या बोल सकता मालूम है? भगवान सबको सन्मति नहीं चाहिए, भगवान सिर्फ 2-3 आदमी के चाहिए. एक आदमी मोदी जी है, दूसरा आदमी अमित शाह है, तीसरा आदमी आरएसएस का चीफ मोहन भगवत है, 4 हमारा उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ को सन्मति दे भगवान. ये गांधी जी का प्रार्थना है. क्या हो रहा है इंडिया में? हिंदू मुस्लिम यूनिटी क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में? हम सोचना पड़ेगा. इंडिया हमारा देश है. इंडिया का अंदर हिंदू, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, जैन, सिख सब लोग इंडिया में है. इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है मालूम है? अम्बेडकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्राइम आर्किटेक्ट है. यह कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम इंडिया का जनता. वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोलता है वी द हिंदूज ऑफ इंडिया, वी द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, वी द सिख्स ऑफ इंडिया. नहीं है. वी द पीपल ऑफ इंडिया, पीपल, जनता, जनता. अभी मोदी, भागवत, आदित्यनाथ क्या कर रहा है? ये यूनिटी का बर्बाद कर रहा है. हिंदू मुस्लिम यूनिटी नहीं है इंडिया में. माइनॉरिटी को अटैक ज्यादा हो रहा है. दलित आदिवासी लोग का अटैक असॉल्ट ज्यादा हो रहा है. वाई? ये आरएसएस का फिलॉसफी है, बीजेपी का फिलॉसफी है. ये फिलॉसफी जस्टिस का फिलॉसफी नहीं है, इक्वालिटी का फिलॉसफी नहीं है. जनता का सामने व्हाट डू यू कॉल हार्मनी, लव, अफेक्शन, ये उसका फिलॉसफी नहीं है. मोदी का फिलॉसफी, बीजेपी, आरएसएस का फिलॉसफी हमारा देश में इनइक्वालिटी, इनजस्टिस कंटिन्यू करना. इसलिए हम बोल रहा अभी देश बचाना चाहिए. देश बचाने के लिए क्या करना हम पूछ रहा. देश बचाने के लिए क्या करना? हम देश बचाने के लिए क्या करना? बीजेपी हटाना, बीजेपी हटाना. इसलिए हम वामपंथी पार्टी सिर्फ नहीं है, दूसरा पार्टी भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, हमारा जावेद रजा भट्टा, ये सब पार्टी अभी क्या बोल रहा है? देश बचाने के लिए बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, बीजेपी हटाओ. ये स्लोगन है, ये नारा हिंदुस्तान, इंडिया पूरा ये नारा है. कन्याकुमारी जाओ, उधर सुन सकता देश बचाओ, बीजेपी हटाओ. उधर जम्मू कश्मीर में देश बचाओ, बीजेपी हटाओ. मणिपुर में देश बचाओ, बीजेपी हटाओ. मणिपुर में सिविल वॉर जा रहा है, सिविल वॉर. मगर हमारा प्रधानमंत्री को टाइम नहीं है मणिपुर जाने के लिए. प्रधानमंत्री विदेशी देश चल रहा, उधर जा रहा, मगर मणिपुर जाने के लिए टाइम नहीं है. क्या करेगा? आज़ादी आपको मालूम है, इंडिया when it got independence, the partition also took place. India, Pakistan, उधर हिंदू मुस्लिम लड़ाई शुरू हो गया. उस समय
महात्मा गांधी कहाँ है? महात्मा गांधी बंगाल में नौखाली में हिंदू मुस्लिम भाइयों बहनों के लिए हम एक साथ है, आप आओ। गांधी जी उधर गया। अभी मणिपुर में सिविल वार जा रहा, हमारा प्रधानमंत्री को टाइम नहीं है उधर जाने के लिए। ये बीजेपी रूल है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन बीजेपी रूल एंड बीजेपी हैज डिस्ट्रॉयड the unity harmony among the people. The BJP RSS combined has been destroying the unity harmony among the people. The BJP RSS combined has been dismantling the fundamentals of our constitution, हमारा constitution, संविधान, Comrade Dr. Ambedkar, galaxy of leaders, laboriously wrote and gave to us. ये कॉन्स्टिट्यूशन अभी बदलना करने के लिए बीजेपी बात कर रहा है। प्रधानमंत्री को एक एडवाइजर है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ये पॉलिसीज प्रपोज कर रहा है। इंडिया में पब्लिक सेक्टर चाहिए नहीं चाहिए, इंडिया में कॉर्पोरेट सेक्टर का स्ट्रेंथन करना नहीं करना, ये सब एडवाइस दे रहा। एक आदमी है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ये बोल रहा आज का संविधान ठीक नहीं है, ये इट हैज टू बी थ्रोन। अब क्या करना? दूसरा संविधान कौन सा संविधान नहीं बोल रहा। इसलिए वामपंथी पार्टी हम बोल रहा हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन इज अंडर अटैक, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अंडर अटैक। दिस कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। दिस कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट जस्टिस, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। मगर मोदी को ये संविधान नहीं चाहिए, दूसरा चाहिए। इंडिया कहाँ जा सकता? इसलिए हम सोचना पड़ेगा। अभी 5 स्टेट्स में असेंबली इलेक्शंस है, बाद में पार्लियामेंट का इलेक्शन है 2024 में। हमारे सामने क्या काम है? जनता का सामने क्या काम है? देश बचाने के लिए, बीजेपी का हटाने के लिए काम करना। बीजेपी मस्ट बी थ्रोन आउट ऑफ पावर। इंडिया हैज टू बी सेव इंडिया, सेव कॉन्स्टिट्यूशन, सेव डेमोक्रेसी, सेव सेक्युलरिज्म। That is our slogan. That is our task. If we want to save India, our India, it is not Modi's India. India is our India. India of the poor people, the working people. If we want to save India, throw out BJP from power. In Uttar Pradesh, BJP बोल रहा 80 सीट्स पार्लियामेंट सीट्स हम अपील कर रहा हूं। यूपी लोग सब यूपी जनता को मैं अपील कर रहा हूं, देश बचाने के लिए हमारा प्यारा यूपी जनता, प्लीज डिफीट बीजेपी, थ्रो आउट बीजेपी, ये अपील कर। अभी एक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव इमर्जिंग है, उसका नाम इंडिया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, इंडिया। लेफ्ट पार्टी, वामपंथी पार्टी उसका अंदर है। अभी मोर देन 28 पार्टीज उसका अंदर है। अभी जावेद रजा भी आएगा, नंबर ज़्यादा हो सकता है। बात यह है
ये इंडिया अलायंस में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है। माय डियर अखिलेश यादव है, मैं अपील कर रहा हूँ अखिलेश यादव को। कांग्रेस पार्टी है, मैं अपील कर रहा हूँ कांग्रेस पार्टी को, आप सब लोग एक साथ काम करना है। वामपंथी पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, हम सब पार्टीज का अच्छा रिलेशनशिप चाहिए। हम एक साथ काम करना चाहिए। बीजेपी हटाना चाहिए। ये हमारा अपील है, ये हमारा अपील है। उत्तर प्रदेश में, ये तमिलनाडु में दूसरा कोलिशन है, उधर डीएमके है, द्राविड़ मुन्नेत्र कड़गम, कांग्रेस है, सीपीआई सीपीएम है। बिहार में महागठबंधन है, आरजेडी है, जेडीयू है, सीपीआई सीपीएम सीपीआई-एमएल, उधर एक साथ महागठबंधन है। उत्तर प्रदेश में भी अब इंडिया अलायंस पार्टनर्स एक साथ काम करना। इधर 80 पार्लियामेंट सीट है, बीजेपी हटाना चाहिए, इसलिए हम इधर आया। ये गर्मी में हमारा महिला लोग बैठा क्यों? हमारा फ्यूचर, हमारा बच्चा लोग का फ्यूचर कैसे होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? ये लाल झंडा है, लाल झंडा का स्पिरिट का है। ब्रिटिश राज का खिलाफ हम लड़ाई किया। ब्रिटिश राज, वी फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश राज, वी मेड सुप्रीम सैक्रिफाइसेस। कितना कम्युनिस्ट लोग मर गया, कितना कॉन्स्पायरेसी केसेस हम फेस किया। वी फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश राज, वी डिफीटेड ब्रिटिश राज, वी लिबरेटेड इंडिया, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। अभी हमारा सामने एक काम है, हम इंडिया का लिबरेट करना चाहिए, करना पड़ेगा। किसका? ये इंडिया का लिबरेशन अभी क्या मतलब है? बीजेपी राज हटाना चाहिए, इंडिया लिबरेट करना चाहिए, ये हम सोचना पड़ेगा। ब्रिटिश राज चले गया, हमारा हमको आज़ादी मिला, अभी आज़ादी सेफगार्ड करना पड़ेगा। आज़ादी शुड बी सेव्ड, कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी सेव्ड। If we want to do that, we will have to defeat BJP. We will have to save India from BJP Raj. That must be our task. That must be our task. That is why इसलिए हम लोग दिल्ली से इधर आया, आपका अपील करने के लिए। हमारा वामपंथी लोग का सिर्फ नहीं है, थ्रू यू जनता, यूपी का जनता को मैं अपील कर रहा हूँ, देश बचाओ, उत्तर प्रदेश बचाओ, बीजेपी हटाओ, रिमूव बीजेपी, सेव इंडिया, सेव उत्तर प्रदेश। When I say Modi should be defeated, I also say your Adityanath should be defeated if you want to save Uttar Pradesh. This is what one should understand. So it is a historic task. हमारे सामने ये task है. It is a historic task, and we can, this red flag can, the red flag challenge British colonial rule, it challenged French colonial rule, it challenged Portuguese colonial rule. This red flag will challenge BJP RSS, and this red flag will save India. This red flag will take the country forward, change India. For that, we need, हमको बीजेपी को हटाना चाहिए। ये हमारा सामने काम है, और थ्रू यू मैं अपील कर रहा हूँ यूपी लोग को, देश बचाओ, बीजेपी हटाओ।
क्या देश बचाओ, जोर से बोलिए यार, देश बचाओ, देश बचाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कॉमरेड राजा, कॉमरेड देवराजन, साथी जावेद राजा साहब, उत्तर प्रदेश के हमारे तमाम पार्टियों के नेतागण और इस सभा में उपस्थित उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आए हुए संघर्षशील साथियों, सबसे पहले अपनी पार्टी की तरफ से और पूरे वामपंथी एकता की ओर से सभी साथियों को इनकलाबी सलाम। बड़े समय के बाद हम लोग लखनऊ में मिल रहे हैं। मुझे याद आ रही है कि एक चुनाव से पहले नोटबंदी के तुरंत बाद हम लोग मिले थे, उसके अगले ही दिन। तो भी मुश्किल दौर था और आज तो इससे भी ज़्यादा मुश्किल दौर है। और इस मुश्किल दौर में जब भी वामपंथी ताकतें एकजुट होती है, मजदूर किसान आंदोलन की आवाज़ एक साथ बुलंद होती है, तो ज़रूर पूरे देश में उम्मीद जगती है। तो आपने उम्मीद जगाने का काम किया पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के लिए। इसके लिए मैं आप तमाम साथियों को बधाई देता हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं प्रदेश के बारे में या देश के बारे में कुछ कहूँ, आपका ध्यान मैं दुनिया के एक दूसरे हिस्से की ओर ले जाना चाहूँगा। इस वक्त जब हम लोग लखनऊ में जमा हुए हैं, इस दुनिया के मानचित्र में एक जगह है, उसका नाम है गाजा पट्टी। फिलिस्तीन की एक जगह है। छोटी सी जगह में करीब 23 लाख लोग रहते हैं। पूरे दुनिया में चर्चा है कि वो एक तरह से इस दुनिया का सबसे बड़ा खुला जेल है। और उस खुले जेल में इस समय जहां 23 लाख लोग हैं, जिनमें से 10-12 लाख बच्चों की आबादी है, बम गिराए जा रहे हैं। स्कूलों पर, अस्पतालों पर, घरों पर, मकानों पर, बुजुर्गों पर, बच्चों पर, महिलाओं पर लगातार वहाँ बम गिर रहे हैं। और गाजा पट्टी के लोगों को भूखे मारने के लिए, वहाँ लोगों को भोजन ना मिले, वहाँ लोगों को बिजली ना मिले, वहाँ के लोगों को किसी तरह का कोई ईंधन ना मिले, वहाँ के लोगों को कोई दवाई ना मिले, कोई इलाज ना मिले, इसके लिए इजराइल ने एक पूरा युद्ध उसके ऊपर बोल दिया है। तो सबसे पहले पूरे आप तमाम लोगों की ओर से और हिंदुस्तान के आवाम की ओर से मैं कहूँगा कि गाजा पट्टी के बच्चों को बचाओ, गाजा पट्टी के उस पीड़ित मानवता को बचाओ। इस समय दुनिया में अगर कहीं मानवता पर इस तरीके के अगर हमले हो रहे हैं, तो सबसे पहले उस मानवता के पक्ष में, बच्चों के पक्ष में, इंसानियत के पक्ष में हम खड़े हैं। हमने देखा कि 7 तारीख को इस इजराइल के बारे में कहा जाता है कि उसके पास कोई ऐसा तंत्र है, बहुत बड़ा खुफिया तंत्र है, बहुत बड़ा मजबूत सुरक्षा तंत्र है, जिस इजराइल के प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके, जो स्पाईवेयर एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है पेगासस, जिसका इस्तेमाल करके हमारे देश में वकीलों को, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को, लोगों को फंसाया गया, भीमा कोरेगांव में जेल में डाला गया। तो दुनिया ने देखा कि उसी इजराइल पर अचानक 7 तारीख को, 7 अक्टूबर को हमास ने हमला बोल दिया। लेकिन आज उसको बहाना बनाकर पूरे इजराइल ने इस समय युद्ध का ऐलान किया। हमने देखा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो मणिपुर पर एक शब्द नहीं बोलते, ये सरकार पिछले 5 महीने से ज्यादा समय हो गए हैं, मणिपुर जल रहा है और उस मणिपुर पर एक शब्द नहीं बोलने वाली सरकार, उसने तुरंत कह दिया कि हम इजराइल के साथ हैं। ठीक है, इजराइल पर हमला हुआ, आतंकवाद का हमला है, अपने साथ दिया, ठीक है, लेकिन आज क्या कर रहे हो? आज गाजा पर क्या चुप हो? इसलिए साथी, हमारी मांग है भारत सरकार से, हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि जिस समय हमें आज़ादी मिल रही थी, 200 साल की गुलामी की जंजीरों को तोड़कर, अंग्रेजों को भगा करके हिंदुस्तान आज़ाद हो रहा था, ये वही वक्त था जिस समय फिलिस्तीन को गुलाम बनाया जाने लगा। और उस फिलिस्तीन आज लड़ रहा है अपनी आज़ादी के लिए।
दुनिया के एकमात्र देश है इस समय जो गुलाम बना के रखा गया है, जहां लोगों के पास अपना कोई देश नहीं है, उस देश में आज़ादी नहीं है। हिंदुस्तान हमेशा हमारे देश ने महात्मा गांधी के ज़माने से, नेहरू के ज़माने से, यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि वाजपेयी जब देश में प्रधानमंत्री थे, जब विदेश मंत्री थे मोरारजी के राज में, बाद में भी भारत ने हमेशा हमेशा भारत की हमदर्दी फिलिस्तीन के लोगों के साथ, उनकी आज़ादी की मांग के साथ, उनकी संप्रभुता की मांग के साथ, उनके अपने मुल्क की मांग के साथ रही है। और आज हम उसको छोड़ करके, फिलिस्तीन के लोगों को छोड़ करके हम ये नहीं कह सकते कि हम बस इजराइल के साथ हैं, मार दो, जितने मर्जी लोगों को मार दो। हमने देखा कि आपके उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ में हमारे छात्र साथियों ने जब ये मांग उठाई, जब उन्होंने कहा कि हमारी हमदर्दी फिलिस्तीन के लोगों के साथ है, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, तो उन छात्रों पर केस कर दिया। आपके प्रदेश के एक मंत्री ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आतंकवाद का अड्डा है। हम कहेंगे कि अलीगढ़ के मुस्लिम विश्वविद्यालयों को, देश के विश्वविद्यालयों को बदनाम मत करो। जो मांग हमारे अलीगढ़ के छात्रों ने उठाई है, वो मांग हम भी उठा रहे हैं कि इस समय फिलिस्तीन को बचाना, गाजा पट्टी के बच्चों को बचाना हम सबकी मांग है। ये इंसानियत की मांग है, इसको आतंकवाद मत करो। साथियों, हम लोग आज यहाँ रैली कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले संसद का एक विशेष सत्र बुलाया गया। हमें पता है कि जिस समय देश में हम कोविड से परेशान थे, अतिमारी का दौर चल रहा था, लोगों को खाने का नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन के अभाव में तड़प तड़प कर लोग मर रहे थे, उस समय मोदी सरकार ने नारा दिया कि आपदा में अवसर ढूंढो। और अवसर ढूंढने के नाम पर उसने बहुत कुछ किया। किसानों के खिलाफ कानून बना दिए, बड़ा लड़ करके किसानों ने किसी तरह उन कानूनों से पिन छुड़ाया। नई शिक्षा नीति ला दिया, नौजवानों को, छात्रों को शिक्षा से वंचित करने के लिए। नया श्रम कानून ला दिया, मजदूरों को गुलाम बनाने के लिए, उनके श्रम अधिकारों को छीनने के लिए। इसी दौर में 20,000 करोड़ खर्च करके संसद के लिए नया भवन का निर्माण किया। और उस नए भवन में संसद का पहला सत्र अभी हमने देखा। वो नया भवन, वो संसद का भवन है जो संविधान के आधार पर चलना चाहिए, जिस संविधान के बारे में कॉमरेड राजा ने अभी विस्तार से बताया। अंबेडकर का लिखा हुआ, वो बनाया हुआ संविधान, जो संविधान इस देश में हमसे ये वादा करता है, हमें ये अधिकार देता है कि इस देश में हम सब लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, धर्म कुछ भी हो, बोली कुछ भी हो, भाषा कुछ भी हो, रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन, हमारी जो कल्चर है वो कुछ भी हो, संविधान हमें बराबरी देता है। संविधान हमें सबको आज़ादी देता है। संविधान हमारे बीच में भाईचारे का वादा करता है। और उस संसद में हमने देखा कि अभी कहाँ अजायब घर से उठा करके एक तमिलनाडु का राजतंत्र का एक प्रतीक, एक सिंबल को लाया गया। एक गणतंत्र में, एक संविधान पर चलने वाला एक रिपब्लिक में, एक डेमोक्रेसी में, वो राजा के प्रतीक का क्या मतलब है? लेकिन उसको थोप दिया गया। और उसको थोपने के बाद जो अभी संसद का सत्र चला, उस सत्र में क्या हुआ आप सबने देखा। महिला आरक्षण लंबे समय से इंतजार था, पारित किया गया। कहा गया कि देश में महिलाओं को जो आरक्षण पंचायतों में मिलता है, जो आरक्षण निकाय के चुनाव में मिलता है, वो आरक्षण अब विधानसभा और लोकसभा में भी मिला करेगा। लंबे समय से लंबित मांग थी। एक जमाने से वामपंथी लोग लड़ रहे थे, समाजवादी लोग लड़ रहे थे, पूरे देश की महिलाएं लड़ रही थी, महिला आंदोलन लड़ रहा था। लेकिन ये जो पारित हुआ, तो आप पूछेंगे कि भाई कब मिलेगा? आरक्षण पारित हुआ तो कब मिलेगा? क्या 24 में जो चुनाव है, इस चुनाव में मिलेगा? नहीं, 24 में नहीं मिलेगा। आप पूछेंगे क्या 29 में मिलेगा? शायद 29 में भी नहीं मिलेगा। लोग कह रहे हैं कि पता नहीं 34 में मिलेगा या 39 में मिलेगा, कुछ भी अभी भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि कहा गया कि पहले हम जनगणना कराएंगे। तो जनगणना तो होनी थी 2021 में, आज़ादी के बाद इस देश में, या उससे पहले से हर 10 साल बाद जनगणना होती है। जनगणना कराना देश की सरकार का काम है।
कोविड था, ठीक है, मान लिया कि चलो 21 में नहीं हो सकता था, 22 में होता, 23 में आप गिनती करा के बताते। दुनिया के हर देश ने कर लिया। अभी जो G20 की बैठक हुई, 20-20 देशों की बैठक हुई हमारे दिल्ली के अंदर, उन 20 देशों में बाकी सभी देशों ने करा लिया, 19 देशों ने। अगर जनगणना कहीं नहीं हुई तो हिंदुस्तान में मोदी जी के राज में। तो आप कह रहे हैं कि पहले जनगणना पूरी होगी, जनगणना के बाद हम परिसीमन के लिए आयोग बनाएंगे, परिसीमन आयोग की रिपोर्ट आएगी, परिसीमन होगा, तब जाकर के महिलाओं को आरक्षण देगा। भाई महिलाओं को आरक्षण देने के लिए उससे जनगणना का क्या मतलब है? जनगणना कभी भी कराओ, सबको पता है कि आधी आबादी महिलाओं की है, आधी आबादी महिलाओं के यही निकलेगा जनगणना से। और उस आधी आबादी, उसकी कोई नुमाइंदगी ठीक से नहीं है संसद में, विधानसभा में, इसीलिए तो आरक्षण की बात हो रही है। तो 33% सीटें, अभी जो सीटें आपके पास है, तत्काल चाहिए था कि उन सीटों में आरक्षण चिन्हित करके आरक्षण आप कराते, लेकिन ये भी ठगने का काम किया। मांग उठी थी कि भाई महिलाओं को जो आरक्षण देना है तो महिलाओं के हर तबके के प्रतिनिधित्व की गारंटी हो, और इसलिए खासकर दलित आदिवासी महिलाएं, उनके लिए भी अलग से आरक्षण देना चाहिए था। लेकिन आपने कहा कि दलितों आदिवासियों का जो आरक्षण है उसी में से काट करके 1/3 हम महिलाओं को देंगे। लेकिन इस देश में पिछड़ी जाति के महिला, अति पिछड़ी जातियों से आने वाली महिला है, इस देश की मुस्लिम महिलाएं, तो इस देश के महिलाओं को सबको प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए लंबे समय से मांग उठ रही थी कि उस पूरे आरक्षण के अंदर भी आरक्षण हो, आपने नहीं किया। तो अभी इस समय पूरे देश में बहस चल रही है। हम अभी बिहार में ही थे और आपको पता है कि बिहार सरकार ने तय किया था, हम सब ने समर्थन दिया था, तो बिहार में एक जाति आधार, और इसके लिए संविधान के खिलाफ इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं, कह रहे हैं अंग्रेजों का संविधान, इस संविधान को बता रहे हैं कि अंग्रेजों का संविधान है, और इसीलिए आजादी का तकाजा है कि हमारे पास कोई नया संविधान, और नया संविधान कैसा हो, वो नया संविधान ऐसा हो जो हिंदुस्तान में जो मोदी सरकार कर रही है, सारी सत्ता पूरे देश में मोदी सरकार के हाथ में, और सारी संपत्ति इस देश की, सत्ता का और संपत्ति का, हमारे धन, सारी संपत्ति, उसका पूरा केंद्रीकरण अदानी अंबानी के हाथ में। वो कह रहे हैं कि भाई ये जो हो रहा है इसको, इसी को कानून बना दो, इसी तरह का संविधान बना दो, ऐसा संविधान जहां किसी किसान आंदोलन को सरकार को झेलना ना पड़े, जहां संसद में कोई बहस सुनना ना पड़े, जहां देश में कोई ऐसी पत्रकारिता ना हो, जहां देश को एक संप्रभु लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य के रूप में घोषित करते हैं, तो हम तो उसके साथ हैं। और इसीलिए ये जो लड़ाई है ये बहुत निर्णायक लड़ाई है, बहुत निर्णायक लड़ाई है, और इस लड़ाई में उत्तर प्रदेश को बड़ी भूमिका निभानी है। हमने देखा कि अभी पिछले दिनों देश में बड़े बड़े आंदोलन खड़े हुए। देश में जब नागरिकता कानून संशोधन कर दिया गया तो उस कानून संशोधन के खिलाफ जो समान नागरिकता का उसूल है कि नागरिकता और धर्म में कोई मतलब नहीं है, धर्म अपनी जगह पर है, सब लोगों को धार्मिक आजादी है अपने विचार, अपने पसंद के अनुसार किसी धर्म को अपनाने के लिए, कोई एक धर्म बदल करके दूसरे धर्म को भी अपनाने के लिए, तो धार्मिक आजादी अपनी जगह पर है, लेकिन हिंदुस्तान की नागरिकता अपनी जगह पर है, जहां हम किसी भी धर्म को माने या किसी भी धर्म को ना माने, हम किसी भगवान को माने चाहे ना माने, हमारे पास इस देश में संविधान में संपूर्ण नागरिक अधिकार है। तो उस अधिकार को खत्म करने की जब कोशिश हुई तब समान नागरिकता, संविधान के आधार पर नागरिकता किसी उसूल को बुलंद करते हुए जामिया मिलिया से, शाहीन बाग से